दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल के होने वाले हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए, आपका ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 11 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है देखते हैं जरा हम लोग। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2016 शिवम इंटरप्राइज परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीनरी फॉर 52,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि भाई शिवम इंटरप्राइज ने परचेज करा है एक सेकंड हैंड मशीनरी जिसकी कीमत है 52,000 रुपए। आगे लिखा है और उसने क्या करा है, स्पेंड करा है, इस पे खर्च करा है 2,000 रुपए खर्च करे हैं ऑन कार्टेज। ठीक है, और आगे लिखा है 3,000 रुपए खर्च करे हैं अनलोडिंग यानी कि माल उतरवाने का। ठीक है, मशीनरी उतरवाने के लिए। और आगे लिखा है 2,000 रुपए ऑन इंस्टॉलेशन यानी कि 2,000 रुपए उस मशीनरी को इंस्टॉल कराने का खर्चा आया। आगे लिखा है एंड 1,000 एज ब्रोकरेज फॉर द मिडिल मैन। ठीक है, और यानी कि ये जो मशीनरी हमें जिसने दिलवाई थी वो मिडिल मैन है, तो उसको भी हमने ब्रोकरेज कमीशन दिया है। कितना दिया है? 1,000 रुपए। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीनरी विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। और ये माना जा रहा है कि जब ये मशीनरी अपना यूजफुल लाइफ कंप्लीट कर लेगी तो जो इसकी कीमत बचेगी वो 6,000 रुपये बचेगी, यानी कि ये आपकी स्क्रैप वैल्यू हो गई, या इसी को आप साल्वेज वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, विच इज 10 ईयर्स, यानी कि जो इसकी यूजफुल लाइफ है वो कितनी मानी गई है दोस्तों, वो मानी गई है 10 साल। ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन 31 दिसंबर 2016 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल अमाउंट टू 2,500 रुपीज। ठीक है, वर पेड, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को क्या हुआ है कि भाई इसको हमने रिपेयर करवाया है और रिपेयर का जो चार्ज है, खर्चा जो है वो कितना है, 2,500 रुपए है। आगे क्या लिखा है दोस्तों देखते हैं जरा। ऑन 1 अक्टूबर 2018 दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर 30,600, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को मशीनरी को बेचा गया है। कितने का बेचा गया है? 30,600 रुपए का बेचा गया है। एंड एन अमाउंट ऑफ 600 वाज पेड एज कमीशन टू एन एजेंट, यानी कि मशीनरी जो बेची गई होगी वो 30,000 की बेची गई होगी और ये 600 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहे हैं आपको, ये कमीशन दिया गया है एजेंट को जिसने मशीनरी बिकवाई है। चलिए, अच्छी बात है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है ये भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कि एक साल के अंदर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना है। एज वेल एज आगे क्या लिखा हुआ है, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें क्या निकालना है दोस्तों, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है कि कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज हो रहा है। ऑल्सो प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, और पहले 3 सालों का हमें क्या बताना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है इसके अंदर। एज्यूमिंग दैट फर्म अलाउज फाइनेंशियल ईयर फॉर अकाउंटिंग, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला है कि हमें यूज करना है अकाउंटिंग ईयर का। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड का। तो ये क्या होता है, ये वही होता है 31 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, अकाउंटिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी हम कोई भी मशीनरी खरीदते हैं तो वो तो उसकी होती है ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन इसके साथ साथ और भी अगर हम खर्चे कर रहे हैं बिफोर पुट टू यूज, यानी कि मशीनरी हो या कोई भी एसेट हो, इसे इस्तेमाल करने से पहले हम जितने भी उस पर खर्चे करते हैं वो सारे उसकी कॉस्ट मानी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एसी खरीदा, अब एसी की कीमत जो है वो 20,000 रुपए है। अब 20,000 के एसी को घर से मतलब शॉप से लेके घर तक लाने के लिए 500 रुपये मेरा कार्टेज चला जाता है। ठीक है ना, भाड़े में दे दिया है मैंने, 500 रुपये कार्टेज के चले गए और 500 रुपये उसका इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया। तो अगर आप मुझसे कोई पूछेगा कि भाई मेरा एसी कितने का पड़ गया मुझे, तो क्या मैं 20,000 बताऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं 21,000 बताऊंगा, क्योंकि 500 रुपये मुझे लाने के खर्च करने पड़े हैं और 500 रुपये उसे इंस्टॉल करने के यानी कि लगाने के लगे हैं। तो मैं सबको वैल्यू जो बताऊंगा अपने एसी की वो बताऊंगा 21,000 रुपये।
क्योंकि यूज करने से पहले उसके ऊपर खर्चा आया था। ठीक है, तो ये बात आप भी याद रखेंगे कि कोई भी एसेट अगर हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, एज वेल एज उसके ऊपर और भी हम खर्चे कर रहे हैं किसी भी तरीके का कोई भी, लेकिन बिफोर पुट टू यूज, इस्तेमाल करने से पहले, तो वो सारे ही खर्चे उसके ऊपर लगाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं उसकी कॉस्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को निकालने के लिए मैं यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट कितने की हो गई। तो भाई सीधी सी बात है, 52,000 रुपए की आपकी कॉस्ट थी, 52,000 रुपए लिख दो आप, प्लस 2,000 रुपए आपने कार्टेज के दिए तो 2,000 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। आगे क्या लिखा है, 3,000 अनलोडिंग के लिए, यानी कि 3,000 रुपए लग गए अनलोड करवाने के। 2,000 रुपए पेड करें इंस्टॉलेशन चार्ज, 2,000 रुपए हमने इंस्टॉलेशन चार्ज लिख दिया है। एज वेल एज ब्रोकरेज जो कमीशन था हमारा कितना था, 1,000 रुपए हमने ब्रोकर को दे दिए। ठीक है, तो ये आइटम सारी इसके अंदर जोड़ी जाएगी। क्यों जोड़ी जाएगी, क्योंकि हमें बता रखा है कि ये बिफोर है। बिफोर मतलब हमने पहले ही खर्च कर दिया था। तो अगर मैं टोटलिंग की बात करूं तो कितना हो जाता है, 52 और 2 54 हो जाएंगे, 54 3 57, 57 2 59 और 1 60, यानी कि जो मेरी कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, मैं कहूंगा कि भाई मुझे 60,000 रुपए की ये मशीनरी पड़ गई है इंस्टॉल कराने तक। अब 60,000 हमारी कॉस्ट होगी। डेप्रिसिएशन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था जी, डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट जो थी आपकी कितने की पड़ी थी, 60,000 रुपए की, तो 60,000 रुपए हमारा कॉस्ट में आ जाएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू देखिए कितनी लिखी थी, स्क्रैप वैल्यू लिखी है 6,000 रुपए। ठीक है, तो 6,000 इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 10, क्योंकि 10 साल की इसकी क्या है, लाइफ है मशीनरी की। तो 10 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कितनी आती है वैल्यू। भाई 60 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 55 बचेंगे, 55,000, और 10 से डिवाइड करने के बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5,400। इस तरीके से आपने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करके दिखा दिया कि हर साल 5400 रुपए से जो आपकी मशीनरी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अगर SLM मेथड है तो ये हमारा डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है, कैलकुलेट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि अपनी सेकंड चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमने आपको बेसिक की वीडियो लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, भाई जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो होती है वो आपको ऊपर लिखना होता है, डिवाइडेड बाय टोटल जो मशीनरी की जो वैल्यू थी वो हम नीचे लिखेंगे, यानी कि मशीन की वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ मशीनरी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एसेट लिख दो या मशीनरी लिख दो, यहाँ मशीनरी दे रखी है तो आप मशीनरी लिख दो। ठीक है, इनटू में आप क्या कर दो, 100 कर दो। इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन का रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो आ रही थी हमारी कितनी आ रही है, 5400 रुपए आ रही है। तो 5400 डिवाइडेड बाय जो मशीनरी की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 60,000 थी, और इनटू में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे दोस्तों। अब होगा क्या, ये 4 0 से ये 4 0 क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, और 6 1 जा 6, 6 9 जा कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। तो यानी कि डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना आ जाएगा, 9% आ जाने वाला है। तो चलिए दो चीजें हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर दी है कि डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना चार्ज होने वाला है, एज वेल एज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा वो कितना होगा। तो दोनों ही चीजें निकल के आ गई है, 5400 और 9%। अब चूंकि हम इसे कर रहे हैं कौन से मेथड से, SLM से, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड अब इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। तो हमने SLM ले लिया है और इसी से हम आपको पूरा क्वेश्चन करना सिखाएंगे। अब तीसरी चीज जो निकालनी थी इसके अंदर क्या निकालना है, मशीनरी अकाउंट 3 साल का। क्या निकालना है दोस्तों, मशीनरी अकाउंट निकालना है, 3 साल का निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो क्या होता है जी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें JF का भी कॉलम बनता है, मैंने बनाया नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। ऊपर डेबिट साइड लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया हमने, क्रेडिट साइड लिख दिया। आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो इसे सब तो आपको पता ही होगा। अब देख लेते हैं
कि हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट, तो हम ऊपर लिख देंगे टाइटल में कि भाई हम क्या बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं कि 3 साल का मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। अगर मैं डेट की बात करूं तो 2016 में मशीनरी खरीदी थी हमने। कब खरीदी थी? 2016 में अप्रैल 1 के अंदर। तो जब मशीनरी खरीदोगे तो उसकी एंट्री क्या बनती है, आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी का नाम तो आएगा नहीं, बल्कि मशीनरी किसकी वजह से डेबिट हुई है, तो टू बैंक करके हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। डेबिट के अंदर कितने से लिख देंगे, जो हमारी कॉस्ट आ रही थी वो 60,000 आ रही थी, 60,000 रुपए। कितनी आ रही थी दोस्तों? 60,000 आ रही थी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 अप्रैल की डेट है 2016, और जो कॉस्ट निकल के आई थी वो कितनी आई थी, 60,000 रुपए। ये सारे खर्चे इसके अंदर जोड़ करके लिखना है आपको। कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 60,000। अब पूरे साल और तो कोई काम हुआ नहीं था मशीनरी, क्योंकि जो बेची है हमने, कब बेची है, मशीनरी को हमने सोल्ड करा था 1 अक्टूबर 2018 को सोल्ड किया था। तो अभी तो 16 चल रहा है ना, तो 16 में तो अभी ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। बस आप क्या लिख दोगे, यहाँ लिख देना 2017 और मार्च 31। यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज करा है दोस्तों, 5400 रुपये करा है, तो 5400 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। अभी हमने पीछे करके सॉल्व करके दिखाया था आपको। अब क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का तरीका क्या है, आप 2 लाइन जरूर बनाना, क्योंकि ये एक सिंबल होता है कि आप अकाउंट क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे हम, 60,000 ही लिखने वाले हैं, लेकिन ऊपर 5400 रुपये लिखे और यहाँ 60,000 है, यानी कि जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ जाएगा, मशीनरी का बैलेंस पता लग जाएगा हमें। तो हम उसे लिखते हैं बाय बैलेंस CD लिख करके, ठीक है ना। और डेट आपकी वही रहने वाली है, मार्च 31 को। अब आप 60,000 में से क्या करना है आपको, 60,000 में से आप क्या कर दो, 5400 रुपये माइनस कर दो, तो आपकी मशीन की कीमत बच जाएगी, ठीक है। मशीन की कीमत कितनी बच गई आपकी, 54,600 बच गई। कितनी बच गई, 54,600। तो यहाँ पे आप लिख दो 54,600 रुपये। इस तरीके से हमने लिख दिया है बाय बैलेंस CD। अब देखते हैं अगले साल का अकाउंट। अगले साल क्या होगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्या बन जाएगा आपका, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हो 2017 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD। यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 54,600 आ जाएगा। अब क्या करना है, अगले साल भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी मार्च तक, तो 2000 क्या आ जाएगा, यहां पर 18 आ जाएगा। 2018 में आप लिखो यहां पे मार्च 31, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा अगेन अगले साल, हम लिखेंगे यहां बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो मशीनरी बेची गई है वो 18 में बेची गई है, वो भी अक्टूबर के अंदर। अभी हम 18 में तो चल रहे हैं, लेकिन वो अप्रैल है, तो इस बात का ध्यान देना है आपको। तो अप्रैल तक तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे कितना, 5400 रुपये ही चार्ज करेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे 5400 रुपये। और अब इसे हम क्या कर देंगे, टैली कर देंगे। टैली बोले तो हमें डेबिट और क्रेडिट साइड क्या करना होता है दोस्तों, इक्वल करना होता है। तो हम इसे 54,600 करके इक्वल कर दिया हमने। अब देख लेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, मैं आपको करके दिखा देता हूं भाई। 54,600 में से जब आप घटाओगे कितना, 5400, तो कितना बचेगा, 49,200। यानी कि वैल्यू आ जाएगी मशीनरी की, कितनी आ जाएगी, 49,200 आ जाएगी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंत में ये वैल्यू आएगी। यहां हम लिख देते हैं बाय बैलेंस CD। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कब का क्लोजिंग बैलेंस है ये है मार्च 31 का। अब नेक्स्ट ईयर फिर इसे क्या कर देंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 2018, और यहां लिख देंगे अप्रैल 1, लिख देंगे टू बैलेंस BD। बैलेंस कितना आ जाएगा, 49,200। 49,000 हमने 200 लिख दिया है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो रहा है भाई, मशीनरी बिक रही थी, तो बिक तो रही है वो 18 में ही। हर बार क्या कर रहे हैं, यहाँ 16, 17, 17, 18। अभी 18, 19 मत लिखना आप, बल्कि मशीनरी बेची जा रही है इस साल। तो यहाँ भी कितना लिखा, क्या लिखा जाएगा, क्लोजिंग डेट हमारी क्या रहेगी,
2018 रहने वाली है। और इस बार हम अक्टूबर की डेट ले लेंगे। अक्टूबर कितना था हमारा? अक्टूबर 1 था, ठीक है ना। तो यहां हम लिख देंगे अक्टूबर 1, क्योंकि अक्टूबर 1 को हमने क्या करा है, ये मशीनरी बेची है। अब क्या करना है जी, मशीनरी बेची है, सबसे पहले इसके अंदर वो अमाउंट डाल दो कि जितने की मशीनरी बिक रही है। तो बिक रही है तो हम यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। मशीनरी हमने कितने की बेची थी दोस्तों, देख लेते हैं जरा। मशीनरी जो हमने सोल्ड करी है वो कितने की करी है? 30,600 रुपए की बेची है, 30,600 रुपए की। लेकिन इसके अंदर एक बात और है, यहां पे आप कहोगे सर जी जो 31 दिसंबर 2016 को रिपेयर एंड रिन्यूअल का अमाउंट था वो आपने नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि ये जो रिपेयर हम करवा रहे हैं ये करवा रहे हैं यूज करने के बाद, यानी कि मशीनरी हमने काफी टाइम तक यूज करी, उसके बाद हमने रिपेयर के लिए ये अमाउंट खर्च करा है, स्पेंड करा है। तो इसीलिए जब भी यूज करने के बाद मशीनरी जब यूज कर लिया आपने, उसके बाद अगर आप उसे रिपेयर करवा रहे हो तो वो कॉस्ट इसके अंदर शामिल नहीं की जाती है, ठीक है। मैं नोट में ये बात लास्ट में जरूर लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो अब आप इसे इग्नोर मारो, क्योंकि इस वैल्यू को तो हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। अब जो मशीनरी है आपकी वो कितने की बिकी है? 30,600 की। लेकिन आगे लिखा हुआ है जो इसमें 600 रुपए की अमाउंट है वो हमने कमीशन दिया है एक एजेंट को। तो भैया ये कॉस्ट भी इसके अंदर शामिल नहीं की जाएगी 600 रुपये वाली। यानी कि आपकी जो मशीनरी बिकी होगी हम 30,000 की मान के चलेंगे। तो मशीनरी के लिए आपने 30,000 रुपये आपको मिले होंगे। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 30,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि मशीनरी गई मेरे पास से, मेरे पास आए कितने? 30,000। 600 रुपये तो मैंने क्या करा था, कमीशन दे दिया था कि मेरी मशीन बिक गई इस चीज़ के लिए। तो वो 600 रुपये इसके अंदर शामिल नहीं करे जाएंगे। ये मशीनरी का अकाउंट है, कोई कमीशन का अकाउंट नहीं है, ठीक है। अगर कमीशन का अकाउंट होता तो हम लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी की कॉस्ट ही इसके अंदर आने वाली है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके बाद 1 अक्टूबर तक इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा आपका वो भी लिख दो यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन दोस्तों कितना कैलकुलेट होगा इसका? भाई 1 अप्रैल से अक्टूबर को शामिल मत करना, क्योंकि ये 1 अक्टूबर है, आप केवल सितंबर तक का निकालना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का लगेगा, ठीक है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी वैल्यू है कितने की है? 60,000 की है। तो 60,000 की जो मशीनरी है इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं कितने परसेंट से? 9% से, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट निकाला था अभी 9% का था। तो 9% और 6 बाय कितना कर देंगे हम? 12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे। और 9 3 जा कितना हो जाता है? 27 और 2 0 और लगा देंगे, यानी कि 2700 रुपये। यानी कि 2700 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन हमारा 2700 आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2700 रुपये एज अ डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है। अब आप कहोगे और क्या क्या लिखने वाले हैं सर जी इसके अंदर? तो इसके अंदर एक बात आपको ये लिखना है कि इस एक्टिविटी से, इस ट्रांजैक्शन से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर आपका लॉस हुआ है तो वो भी इधर आएगा, और अगर आपका कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो इधर आएगा। लेकिन इस चीज का पता कैसे लगेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट में हम देखेंगे कि मशीनरी की कीमत कितनी बची है एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमने सेल करी है। भाई ओरिजिनल जो कॉस्ट थी हमारी मशीनरी की वो कितनी थी? ये वर्किंग नोट हो जाएगा आपका। वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देते हैं हम। ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी आपकी? 60,000 रुपये थी। 60,000 की मशीनरी थी। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? तो फर्स्ट ईयर मुझे याद है जो हमारा डेप्रिसिएशन था वो कितना था? 5400 था। अगेन सेकेंड ईयर जो मेरा डेप्रिसिएशन था वो कितना था? वो भी कितना था? 5400 रुपये था, ठीक है जी। और तीसरे साल जो मेरा डेप्रिसिएशन था वो कितना था? थर्ड ईयर के अंदर जो डेप्रिसिएशन आया था वो 2700 रुपये आया था। कितना आया था? 2700 रुपये आया था। अब टोटल करके देख लेंगे कि मशीन की कीमत कितनी बची है। तो 10,800 तो मुझे ऐसे दिख गए, ठीक है। इसमें 2700 और जोड़ दो आप, तो ये कितना हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है 13,500। अब 60,000 में से क्या करो आप? 13,500 घटा दो,
तो आपकी एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी कि मशीनरी की कितनी थी एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 6 और जी यहाँ बचेगा 4, यानी कि 46,500 आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर मशीनरी की कॉस्ट थी। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया है 86,500 रुपये। तो 86,500 रुपये की मशीनरी थी जिसको आपने बेच दिया है कितने की, 30,000 रुपये की। 30,000 क्या है, कम है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, आपको लॉस हो रहा है दोस्तों। लॉस कितना हो रहा है, यहीं पे आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। आपको 16,500 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये सेल वैल्यू है, और ये क्या है, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट बची है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 16,500 रुपये का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। किस चीज पे हुआ है, जब हमने मशीनरी को सेल किया है। तो हम कितना लिख देंगे, 16,000, जो अमाउंट आ रही थी हमारी कितनी आ रही थी, 16,500। ठीक है, तो 16,500 आप लिख दो इसके अंदर, 16,500। अब हम देख लेंगे कि हमें हमारा ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो हमने सवाल सही करा है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो सही नहीं करा है। ठीक है, तो 49,200 हमारे यहाँ बन जाते हैं। और अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ कितना है जी हमारा, एक तो है हमारा 30,000, दूसरा हमारा क्या है 2,700 रुपये है। ठीक है जी, तीसरा है हमारा 16,500 रुपये। चलिए तीनों का टोटल करके देख लेते हैं, 0,0,2,9,4 49,200। बहुत बढ़िया, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, 49,200। तो आपने क्या देखा कि आपने 3 साल का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है। एट द एंड ऑफ द ईयर मशीनरी की कीमत कितनी थी वो भी देख लिया हमने, सेल कितने का करा था वो भी देख लिया, दोनों का जो डिफरेंस था वो हमारा क्या था, लॉस था। तो लॉस को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अगर प्रॉफिट निकल के आता तो कहाँ करते हैं, डेबिट साइड में करते हैं। और इसके साथ साथ हमने एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, जब भी कोई भी मशीनरी बेची जाएगी तो आपको बैंक अकाउंट करके वो अमाउंट लिखनी है, और जब हम बेच रहे हैं तो उस डेट तक उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, सिर्फ उस डेट तक हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। इसके बाद अगर कोई लॉस हो रहा है तो हम लिखेंगे, अगर कोई और मशीनरी भी होती तो उस मशीनरी का भी डिप्रिसिएशन यहाँ पे लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो चलिए वो नोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आपसे कहा था मैं लिखवा दूंगा, तो नोट यहाँ पे लिख दिया है हमने। नोट क्या है हमारा भाई, ऑल एक्सपेंसेस, जो हमारा फर्स्ट नोट है इसमें हमने क्या बताया आपको, ऑल एक्सपेंसेस incurred up to the date which machine is put in use will be added to cost of machinery। यानी कि पहले नोट के अंदर हमने क्या लिखाया कि अगर कोई मशीनरी पे आप एक्सपेंस कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, अप टू द डेट विच मशीनरी इज पुट इन यूज। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर आप मशीनरी यूज करने से पहले उस पर कोई भी खर्चा करते हो तो उसको ऐड करा जाएगा मशीनरी की कॉस्ट के अंदर। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि मशीनरी की जो कॉस्ट थी उसके अंदर हमने क्या करा था, इंस्टॉलेशन चार्ज भी जोड़ा था, कार्टेज का भी जोड़ा था। ठीक है ना, जितने भी खर्चे थे हमने सारे ऐड करे थे, तब जाकर के वो 54 से कितना हो गया था, वो 60 हो गया था, क्योंकि उस समय मशीनरी यूज में नहीं थी, बिफोर यूज थी। ठीक है ना, यूज करने से पहले हमने उस पर खर्च करा, इसीलिए उसे ऐड करा जाएगा। लेकिन बीच में हमने देखा था कि 600 रुपये का एक खर्चा था ब्रोकरेज कमीशन का, तो वो मशीनरी को सेल करने के लिए हमने दिया था, तो उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या देखा था, हमने देखा था कि एक रिपेयर करवाया था हमने 600 रुपये का, उस 600 रुपये को भी हमने ऐड नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेकंड नोट उसी के लिए हमने लिखा है कि द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर इज अ रिकरिंग नेचर एक्सपेंस। यानी कि जो रिपेयर का खर्चा होता है ना, ये एक रिकरिंग नेचर का खर्चा होता है, ये सामान्य खर्चे होते हैं, ये करे ही जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो सामान्य खर्चे होते हैं, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस जो होते हैं, क्या इससे मशीनरी की एफिशिएंसी, कैपेसिटी कुछ बढ़ रही है? नहीं बढ़ेगी, वो जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अब भी चलेगी। तो अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है रिपेयर कराने के बाद भी, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, तो भैया उस खर्चे को भी इसके अंदर जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है ना, तो इट विल नॉट बी एडेड टू मशीनरी अकाउंट।
यानी कि मशीनरी अकाउंट के अंदर उस खर्चे को भी शामिल नहीं किया जाएगा। ना तो हम कमीशन वाले को करेंगे और ना ही हम रिपेयर वाले को करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है सारी बातें, किस चीज़ को ऐड करना है, किस चीज़ को ऐड नहीं करना है, और आपका तीनों काम हो चुका है। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाया आपको, फिर डेप्रिसिएशन रेट निकाल के दिखाया, और फाइनली हमने एक मशीनरी अकाउंट भी 3 साल के लिए तैयार करके दिखा दिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने ही रखने वाले हैं। आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।